दंड बैठक करते हैं। कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करने का मतलब जिनका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है, जो शरीर का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, फावड़ा लेके दिन भर खोदते रहते हैं, या हमारा शेतकरी वर्ग है जो खेत में हल चलाता रहता है, ये सब लोग मछली का तूप खा सकते हैं। आप तो बैठे बैठे जिंदगी बिताते हैं अपनी, घर में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, आपका तो कुछ काम ही नहीं करता शरीर, दिन भर बैठना, रात भर बैठना, या तो सोते हैं या तो बैठते हैं। पैदल चलना भी अब हमारा बंद हो गया, भाजी भी खरीदने जाते हैं तो कार में जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो आप मछली का तूप मत खाइए, बहुत खतरनाक है। आप गाय का तूप खाइए, गाय का तूप बहुत जल्दी हजम होता है और सबसे जल्दी उसका पाचन। तो गाय का तूप खाते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी पित्त का कोई भी रोग नहीं आएगा। और तीसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का है, तीसरा सिद्धांत है कि कफ का रोग अगर आपको नहीं चाहिए जीवन में, कफ का सबसे खतरनाक रोग पता है क्या है? मोटापा, लठपना, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े, आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें। तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, ये सब कफ के संतुलन से होता। जवान अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है, कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवरवेट हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च है, मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया आपने, पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवरवेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था, जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था। जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों? ये जो शक्कर है ना, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है। और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं, लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं। उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़, गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक, डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए। अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा, शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है, इसकी पूरी एनर्जी ½ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी। शुगर इतनी खराब, मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल, एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती। और सल्फर जो है पॉइजन है, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है, 50 रुपए किलो हो गई है। क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के? बंद करिए।
उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए। आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए, नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से तो ध्यान से गुड़ खरीदिए। जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं? जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुड़ में क्वालिटी। वो गुड़ लाइए। और मैंने कहा गुड़ से भी अच्छी काकवी है, अगर मिले तो वो है। और गुड़ और काकवी से भी अच्छी एक चीज है, वो है शहद, हनी, मध खाइए। अगर थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो शहद से अच्छी कोई मीठी चीज नहीं है पूरी दुनिया। भरपेट शहद खाइए, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा आपका, भरपेट शहद खाएं तो। और थोड़ी सी चीनी खाना शुरू किया, वेट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई हम 3 साल से प्राणायाम करते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता। कोई कहता है हम 4 साल से प्राणायाम करते हैं, वेट कम नहीं होता। फिर मैं उनसे पूछता हूं आप शुगर खाते हैं? हाँ खाते तो हैं। मैंने कहा फिर कभी नहीं कम होगा। आप जितना मर्जी प्राणायाम करें, अगर शुगर खा रहे हैं तो वेट बिल्कुल कम नहीं होगा। शुगर बंद कर दीजिए, वेट अपने आप कम हो जाएगा। मैंने तो कई बार कई पेशेंट को देखा कि कुछ पेशेंट प्राणायाम भी नहीं कर सकते, लेकिन खाली शुगर छोड़ दें, उतने में ही वेट खत्म हो जाता है, एकदम बॉडी स्लिम और ट्रिम हो जाती है। काकवी, काकवी नहीं मालूम? पड़ोसी से पूछ लो, बता दे। हाँ। तो या तो शहद खाइए, हनी लीजिए, नहीं तो गुड़ लीजिए, नहीं तो काकवी लीजिए। और एक आती है मिश्री, मिश्री को हम शायद मराठी में खड़ी शक्कर, लेकिन वो बड़ी वाली। ये जो बारीक आती है ना, वो तो चीनी से ही बनती है, वो तो बेकार है। जो बड़ा ऐसे गोल गोल आता है बॉल जैसा, वो तो बहुत अच्छा है। मिश्री से अच्छी तो कोई चीज नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये मिश्री माखन के साथ खाते और बिल्कुल डायबिटिक नहीं, रोज खाते। कभी उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कभी उनका पेट बाहर नहीं निकला, कभी ओवरवेट नहीं हुए। और माखन मिश्री खा के ही कंस को मारा होगा, इतनी शक्ति है। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि ये जो माखन है, बटर जिसको हम कहते हैं, कौन सा बटर? ताक बनाने के बाद निकला हुआ बटर, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। जितने भी ऑयल हैं हमारे लाइफ में, सबसे आसानी से डाइजेस्ट होता है मक्खन, बटर। जैसे उदाहरण में दूं, आप बटर खाएंगे, मक्खन खाएंगे, 40 मिनट से लेकर 1 आवर उसको चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। और ऑयल खाएंगे, उसको 4 आवर्स चाहिए। और बटर ऑयल खाएंगे, उसको 6 आवर्स चाहिए। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है मक्खन, 40 मिनट से 1 घंटे में। इसलिए कहा जाता है बच्चों को मक्खन खिलाइए, और वो भी मिश्री के साथ, तो सारे बच्चे श्री कृष्ण जैसे होंगे। और बड़े होने पे कंसों को मारेंगे, आजकल कंस बहुत हैं इसके। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम मैंने बताया, शुद्ध तेल खाइए। दूसरा नियम बताया, गाय का घी खाइए। तीसरा नियम बताया, शक्कर मत खाइए। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएगा और लाइफ आपकी डिसीज फ्री हो जाएगी। और एक आयुर्वेद में कहा गया, वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिए। खाना खाते ही तुरंत पानी मत पीजिए।
अगर आप खाना खाते ही तुरंत पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होने वाली है। कारण उसका क्या है, आप जब भोजन करते हैं तो भोजन पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान है, उसको हम जठर कहते हैं। जठर स्थान में अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। अब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उससे खाने का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो जैसे ही अग्नि प्रदीप्त हुई, आप उसी समय गटागट पानी पी लेते। और पानी का अग्नि से दोस्ती नहीं। अग्नि के ऊपर जब पानी डालेंगे अग्नि शांत हो जाती है, और जठर अग्नि शांत हुई तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा, और उस विष के कारण 103 डिसीज आएंगे, 103 बीमारियां। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजनांते विषमवारी, माने भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, कभी भी ना पिए। कब पिए? लगभग 1.5 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए तो सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पानी पिए। जैसे गरम दूध पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, एक सिप पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके, फिर एक सिप पिया, ऐसे पानी पीने की आदत है। एक साथ गटागट पानी पीना बंद कर, ये बहुत खराब है। क्यों? हमारा जो मुंह है ना, इसमें हमेशा लार बनती है। एक एक सिप पानी पिए तो लार ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है, और लार जो है ना वो एल्कलाइन है, और हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता है। एसिड और एल्कलाइन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो बार बार मुंह का जो क्षार है, लार, वो पानी के साथ अंदर जाएगा, पेट का अम्ल शांत रहेगा, और पेट का अम्ल शांत होगा तो जीवन में कभी भी डिसीज नहीं आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी को सिप सिप करके पिए। तीसरा नियम है, दिन की शुरुआत पानी से करें। जब सुबह हो गई, आप सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। क्यों पीना? रात को आप सो गए, मुंह में लार जमा हो गई, आपने उठते ही पानी पी लिया, वो सारी लार अंदर चली गई। सुबह सुबह की जो लार है ना, उसकी मेडिसिनल क्वालिटी सबसे ज्यादा है, उसका औषधीय गुण बहुत है सुबह की लार का। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ये सुबह की लार थूकनी नहीं चाहिए, इसको पीना चाहिए। तो सुबह उठते ही पानी पी। कितना पिए? कम से कम 3 गिलास। कैसे पिए? सिप सिप करके, तो सारी लार अंदर जाएगी। और पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाएं, तो ये सुबह सुबह जो आप पानी पिएंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाके क्लीन करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपकी साफ हुई तो मल एकदम से बाहर निकलेगा। और जिनको सुबह एक बार शौच साफ होता है, संडास खुल के आता है, उनके जीवन में कोई रोग नहीं आता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया सुबह उठते ही पानी पिए। इसको ऊषा पान के नाम से डिफाइन किया गया है आयुर्वेद। ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, वो ये कहता है कि जिंदगी में कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना आए, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कोल्ड वाटर गलती से भी ना पिए। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद कहता है कि जो पानी रेफ्रिजरेटर में रखा है वो ठंडा है, जो पानी में बर्फ मिला दिया आपने वो ठंडा है। पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम चला गया तो वो पानी ठंडा है, और वो फ्रिज का पानी है, बर्फ का पानी है, इसे गलती से भी ना पिए। हमेशा नॉर्मल वाटर पिए। मिट्टी के घड़े का पानी पिए, वो सबसे अच्छा। क्या आप जब ठंडा पानी पीते, पेट आपका गर्म है, पानी तो ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो गड़बड़ होने वाली है। या तो पेट पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी पानी को गर्म करने, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लड में से आएगी, तो सारे बॉडी का ब्लड पेट में आएगा पानी गर्म करने के लिए, तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया ठंडा पानी ना पिए।
तो ये 4 नियम मैंने बताए। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, पानी सिप पिए, सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिए और उसके बाद टॉयलेट जाएं और कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ये 4 नियम का पालन करेंगे तो वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहेंगे। शुद्ध तेल खाएंगे, देशी गाय का घी खाएंगे और शक्कर खाना बंद करके गुड़ खाएंगे तो वात, पित्त, कफ संतुलित रहेंगे। इन्हीं 7 नियम को जिंदगी भर अगर आप फॉलो करते रहें तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री रहेगी, रोग मुक्त आप रहेंगे। और अगर आप रोग मुक्त हैं तो जीवन में किसी तरह की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से यही चाहते हैं, हर व्यक्ति निरोगी हो, हर व्यक्ति रोग मुक्त हो। इसलिए गांव-गांव जाकर सबको ये नियम बता रहे हैं, गांव-गांव जाकर सबको योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं। और ये योग प्राणायाम की हमारी जो यात्रा शुरू हुई हरिद्वार से, आज भारत के 680 जिलों तक पहुंच गई है। अगले 2 वर्षों में ये योग प्राणायाम गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए 13,40,000 योग शिक्षकों की ट्रेनिंग सारे देश में शिविरों के माध्यम से हो रही है और थोड़े दिन में हम ये काम कर पाएंगे। तो पहला काम है भारत स्वाभिमान का, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। और दूसरा और आखिरी काम है हमारे भारत स्वाभिमान का, देश को स्वस्थ बनाना, देश को निरोगी बनाना। अब देश को क्या बीमारी है? देश को इस समय सबसे बुरी बीमारी है, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। सारे देश में इतना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक सारा देश इसमें डूब गया। हम लोगों ने करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ स्टडी किया तो पता चला कि भारत देश के लोग हर साल 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, नगर पालिका को टैक्स देते हैं और हर साल करीब 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि देश का विकास इस पैसे से होगा। लेकिन ये जो 21 लाख करोड़ का हमारा टैक्स का रकम है, इसमें से 85% धन भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में समाप्त हो जाता है। हमारे भारत देश के एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं भारत के किसी एक व्यक्ति से 1 रुपए टैक्स में लेता हूं और वापस वो 1 रुपया गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूं तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है। अब राजीव गांधी ने जो कहा उस बात को हमने एनालाइज किया तो पता चला कि हम 21 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, इसमें से हर साल 18 लाख करोड़ रुपए की लूट हो जाती है पूरे देश में। और ये लूट कौन करता है? हमारे ही देश के भ्रष्ट नेता हैं और अधिकारी हैं जो पैसे को लूटते हैं। और कैसे लूटते हैं, 1-2 उदाहरण दूंगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता है, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हुआ और 2 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उसने झारखंड से 5,600 कोटी रुपए लूट लिए। 2 वर्ष में 5,600 कोटी। झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है और भारत के सबसे गरीब राज्य में से अगर 5,600 कोटी रुपए कोई लूट सकता है, सबसे गरीब राज्य में, तो भारत के सबसे अमीर राज्य में जो नेता 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने कितना लूटा होगा आप सोचिए। अपने महाराष्ट्र राज्य का ही जरा सोचो, कौन कौन 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका है और देखो उसने कितना लूटा। मैंने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों का जन्म कुंडली बनाया। जन्म कुंडली ये नहीं राहु केतु वाला, जन्म कुंडली वो कि जब वो नेता बने, राष्ट्र पॉलिटिक्स में आए, तो उनके पास कितनी संपत्ति थी और अब उनके पास कितनी संपत्ति है। एक पुढ़ारी है इस महाराष्ट्र का, 25 साल पहले उसके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल, कुछ संपत्ति नहीं थी उसके पास। आज उस पुढ़ारी को
70,000 कोटि की संपत्ति हो चुकी है इसी महाराष्ट्र। 25 साल पहले एक पुढ़ारी था इस महाराष्ट्र में जो दादर रेलवे